Hello, my lovely students. Welcome to my YouTube channel. The name is Sahaj Coaching Center. मैं सायरा। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 की इंट्रोडक्शन। तो जो चैप्टर नंबर 5 है उसका नाम है यूक्लिड्स ज्योमेट्री। और जैसे कि इस चैप्टर का नाम है यूक्लिड्स ज्योमेट्री, मतलब इसके नाम से ही पता चलता है कि यूक्लिड किसी का नाम है और उसकी ज्योमेट्री। एक्चुअली यूक्लिड कोई एक मैथमेटिशियन हुए हैं। ये मैथमेटिशियन तब थे जब कह लो कि इतने पुराने टाइम की बात है कि जब ना तो कोई पॉइंट, लाइन, ट्राइंगल, डेसिमल, डॉट, ये सब चीज़ें कुछ भी इन्वेंट नहीं हुई थी, कुछ भी डिस्कवर नहीं हुआ था। ये तब के ज़माने की बात है कि जब ना तो किसी को लाइन के बारे में पता था, ना लाइन सेगमेंट के बारे में पता था, ना रे के बारे में पता था, ना डॉट के बारे में पता था, ना ट्राइंगल के बारे में पता था, ना रेक्टेंगल के बारे में, मतलब कुछ भी नहीं पता था किसी को। ये उस टाइम के मैथमेटिशियन है, ये इजिप्ट के मैथमेटिशियन थे और इन्होंने अपनी एक ज्योमेट्री की थ्योरी रखी कि ज्योमेट्री एक्चुअली होती क्या है। तो इन्होंने हमें कुछ टर्म्स, कुछ रूल्स दिए जो कि आपके करिकुलम में, स्कूल में आपको ऐड करवाएंगे। आपके जो स्कूल करिकुलम है, जो 9th क्लास की आपकी बुक है, उसमें इनके कुछ रूल्स हैं जो ज्योमेट्री को लेके इनकी जो मान्यता थी। इन्होंने कुछ एक्सियम्स करवाए और कुछ पोस्टुलेट्स करवाए, और वो एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स ही मैं आपको इस वीडियो में आज इस इंट्रोडक्शन में करवाऊंगी कि इनकी जो धारणाएं थी, इनकी जो रूल्स थे, इनकी जो पॉलिसीज़ थी ज्योमेट्री को लेके, वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। और जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसके एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स। सबसे पहले एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स में उन्होंने क्या बोला, जो एक्सियम्स हैं वो रूल्स और प्रिंसिपल्स दैट मोस्ट पीपल टू बी ट्रू। जो उन्होंने एक्सियम्स दिए, अपने एक्सियम्स जो थे वो, उसमें जो उन्होंने अपने रूल्स और प्रिंसिपल्स दिए हैं वो लोगों के द्वारा सही माने गए हैं, मतलब वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं। और पर जो पोस्टुलेट्स दिए हैं किसने, इक्विलिड, जो मैथमेटिशियन है, हम उसकी बात कर रहे हैं। इक्विलिड जो ज्योमेट्री जो हम कर रहे हैं, वो मैथमेटिशियन ने हमें जो एक्सियम्स दिए, वो उनके जो रूल और प्रिंसिपल जो भी उन्होंने दिए हमें, वो क्या दिए फर्दर हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे, वो बिल्कुल ट्रू है। बट पोस्टुलेट्स जो उन्होंने दिए वो सिर्फ एज्यूम किए गए हैं लोगों द्वारा, और या उनको क्लेम, जस्ट उनको सही होने का दावा दिया गया है। उसको पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ट्रू हैं। बट एक्सियम बिल्कुल ट्रू हैं, बट पोस्टुलेट्स जो हैं वो जस्ट उनको एज्यूम किया गया है। और जो सेकेंड पॉइंट है वो, दीज आर द एप्लीकेबल थ्रू आउट द मैथमेटिक्स। जो एक्सियम है वो सारे के सारे मैथमेटिक्स पे अप्लाई होता है। वो ब्रांच चाहे ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, वेदर कोई भी ब्रांच है, वो सारे के ऊपर एक्सियम जो हैं वो उन पे सारे के सारे इम्प्लीमेंट होते हैं। बट इसमें क्या है, जो पोस्टुलेट्स दिए हैं वो एजम्पशंस सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री तक ही सीमित है। जो अज्यूम किया गया है वो सिर्फ ज्योमेट्री ब्रांच के लिए ही अज्यूम किया गया है, मतलब जो पोस्टुलेट्स हैं वो सिर्फ ज्योमेट्री के लिए ही हैं, मैथ्स की जो अदर ब्रांचेस हैं उनके लिए नहीं है। और हमारी जो एक्सियम है वो 7 एक्सियम है, और जो पोस्टुलेट्स हैं वो 5 पोस्टुलेट्स हैं। ठीक है जी। और आगे हम इनके बारे में, अब जो 7 एक्सियम है सबसे पहले उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या हैं, और फिर हम पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ेंगे जो 5 पोस्टुलेट्स हैं। ये हमारा पहला एक्सियम है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब अगर आपका A इक्वल्स टू B है और B इक्वल्स टू C है, तो ऑटोमेटिकली A इक्वल्स टू C के हो जाएगा। इस स्टेटमेंट का कहने का ये मीनिंग है। मतलब अगर कोई चीज़, थिंग विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, अगर A B के इक्वल है और B C के इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली A जो है वो C के इक्वल हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रही हूँ एक एग्जांपल के हिसाब से। सपोज आपके पास एक 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अगर A इक्वल्स टू B के है तो दैट मीन्स B भी 30 डिग्री का होगा, ठीक है। अगर B यहाँ पे 30 डिग्री का है तो यहाँ पे भी 30 डिग्री का ही है, क्योंकि B तो B ही है, वही है, ठीक है। तो अगर B 30 डिग्री का है तो ऑटोमेटिकली C भी 30 डिग्री का होगा।
तो जो C 30 डिग्री का हो गया और A तो 30 डिग्री का था ही, तो A जो है वो ऑटोमेटिकली C के इक्वल हो गया। ठीक है जी, ये था हमारा फर्स्ट एक्सियम। यस, तो ये है हमारा सेकंड एक्सियम। सेकंड एक्सियम में क्या कह रहे हैं, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। मतलब कि जो इक्वल में अगर हम ऐड करें इक्वल ही, तो वो हमारे पास इक्वल ही आएगा। ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा होता है, ये इसको मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाऊंगी तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। सपोज एक मोटू है, एक पतलू है, ठीक है, दोनों के पास 4 कैंडीज हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इफ इक्वल आर, इक्वल इक्वल, ठीक है, आर एडेड टू इक्वल, दोनों को मम्मा ने 2 टॉफीज और दे दी। ठीक है, 2 कैंडीज और मिल गई, इक्वल इक्वल मिली, तो अभी आंसर क्या आएगा, 6 6। और अभी मोटू के पास भी 6 कैंडीज हैं और पतलू के पास भी 6 कैंडीज हैं, सो द बोथ गेट equal candies. When they have equal candies and afterwards mother also give 2 candies to both of the motu and patlu, और उसके बाद उनके पास 6 कैंडीज। अगर इक्वल में इक्वल ऐड किया जाएगा तो इक्वली ही दोनों का आंसर आएगा। इक्वल में इक्वल ऐड करने से इक्वल ही मिलेगा। तो इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा जब आप बुक में पढ़ते हो तो पढ़ने के बाद ही ऐसे लगता है कि अरे ये हमसे नहीं होगा, ये तो बहुत मुश्किल है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा ये एक्सियम। यस, द थर्ड एक्सियम इज इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। पढ़ने में तो ये भी मुश्किल लग रहा है, पर होप सो अगर आपको सेकंड वाला समझ में आ गया तो कुछ कुछ ये भी समझ में आ गया होगा। वहां पे एडिशन की बात की थी और अभी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की बात की है, पर बात वही है। ठीक है, कैसे है विद एग्जाम्पल अगर हम इसको समझें तो अगेन फिर से उठा लीजिए मोटू को और पतलू को। ठीक है जी, और इसके बाद अगर मम्मा ने उनके 4 कैंडीज दी थी तो मम्मा बोली भाई बहुत खाते हो तुम लोग, कैंडीज एक एक वापस कर दो, दांत खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो इक्वल टॉफीज थी, इक्वल इक्वल दोनों से वापस मांग रही है वो, 1 तुम दे दो 1 तुम दे दो, तो दोनों के पास इक्वल ही बचेंगी, तो इक्वल आ गया आपका। इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल रिमाइंडर, रिमाइंडर्स आर equal, coincide with one another, are equal to one another। पढ़ने में तो ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं कितनी मुश्किल खोज करके ये रिजल्ट निकाला है उसने, बट वो कहना क्या चाहते हैं कि कोई भी चीज coincide with one another are equal to the one another। मतलब coincide का मतलब क्या होता है, coincide को हम overlap भी लिख सकते हैं। ओवरलैप, ओवरलैप तो समझते ही हो ना, जैसे एक पॉइंट है, ये मान लो P पॉइंट है, इसके ऊपर ही एक और पॉइंट दिखाई दिया सेम इसी जगह पे, तो वो मान लीजिए वो A पॉइंट है। तो अगर P पॉइंट जो है और A पॉइंट जो है वो आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट की एग्जांपल थी। अगर मैं एक लाइन सेगमेंट की बात करूं, जैसे एक यहाँ पे डॉट है, एक यहाँ पे डॉट है, और ये दोनों एक लाइन, दोनों डॉट्स मिलके एक लाइन सेगमेंट बना रहे हैं, और ये A है और ये B है, और इसी के ऊपर ही एक और लाइन जो है वो इसको ओवरलैप कर रही है, और लाइन इसको ओवरलैप कर रही है, सेम बिल्कुल सेम। ये मेरा थोड़ा सा गैप आ गया, मैं जानबूझ के रखा कि आपको दिख जाएगी एक लाइन और है, बट ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर है, और उस लाइन सेगमेंट का नाम मान लीजिए है PQ। तो अगर A और B जितनी है, अगर सेम एक कोइंसाइड और लाइन सेगमेंट ओवरलैप कर रही है उसको, तो वो ऑब्वियसली सेम ही होगी। अगर A और B जो है अगर आपकी 3 सेंटीमीटर की है, तो P और Q बिल्कुल एग्जैक्ट, जहाँ से A स्टार्ट होता है वहाँ से P स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से B खत्म होता है वहीं पे Q एंड हो रहा है, तो वो सेम टू सेम एग्जैक्टली PQ भी तो 3 सेंटीमीटर की ही होगी ना। तो यही चीज इस एक्सियम में बोली है, थिंग्स विच कोइंसाइड, कोई भी चीज किसी को ओवरलैप करे विद वन अनदर आर इक्वल टू द वन अनदर, वो दूसरी के बिल्कुल इक्वल होगी। तो ये था हमारा एक्सियम नंबर 4। पर देखने को, पढ़ने को, पढ़ के जब समझते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं
कितने उसने मुश्किलों से ये निकाला, क्या थ्योरी निकाली, कुछ समझ में नहीं आया, ऊपर से निकल गया। तो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल इट्स वेरी इजी। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, मतलब जो होल है, होल क्या होता है, मतलब कोई भी चीज, एक एप्पल है होल है, एक कॉपी है होल है, अगर उसका कुछ पार्ट हम थोड़ा सा किसी और को दे देते हैं सपोज, तो वो हमेशा जो होल है वो हमेशा ज्यादा ही रहेगा। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आप और आपका एक फ्रेंड, दोनों आप क्लास में बैठे हो और मैम आपकी मैथ्स की क्लास चल रही है और आपका जो फ्रेंड है वो कॉपी घर पे भूल आया, तो उसके पास अभी कोई अदर नोटबुक भी नहीं है जिसपे वो काम कर सके। आपके पास एक होल कॉपी है, ठीक है, तो होल कॉपी में से आप उसको एक पेपर फाड़ के उसको दे दोगे, तो आपके पास जो होल कॉपी है वो आपके पास ज्यादा क्वांटिटी में है, आपने सिर्फ फाड़ के उसको एक पेपर ही दिया है, सो दैट कि वो जो मैम क्लास में करवाएगी कि वो बेचारा कर ले, ठीक है। तो द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, मतलब अगर पूरी की पूरी जो नोटबुक है वो ज्यादा ही रहेगी, वो ग्रेटर ही रहेगी एक पेज से, दैट इज अ पेज, वन पेज, और ये क्या है, पूरी की पूरी नोटबुक, ठीक है जी। या ये कह लीजिए अगर ये एक सर्कल है तो इसका 1/4 हिस्से की बात करूं तो ये कंप्लीट इससे कम ही रहेगा और पूरा का पूरा होल जो है वो होल ही रहेगा। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये था हमारा एक्सियम नंबर 5। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। पढ़ने को तो ये भी बहुत ऐसे लग रही है कि ऊपर से ही निकल गया, तो क्या कहना चाहते हैं, थिंग्स विच आर डबल। सपोज आपके पास यहाँ पे कुछ ए है, उसका डबल कर दीजिए, ऑफ द सेम थिंग इक्वल्स टू एक्स, उसको मान लीजिए वो एक्स के इक्वल है। अभी वही 2a जो है वही ऑफ द सेम थिंग, थिंग विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग का डबल कर दीजिए टू इक्वल टू द वन एंड अदर। सपोज वो भी आगे y के इक्वल है, ये जो 2a है ये x के भी इक्वल है और ये 2a जो है वो y के भी इक्वल है, तो इसका मतलब जो है वो x इक्वल्स टू y भी होगा। तो इस एक्सियम का जो कंक्लूजन है वो ये है कि 2a डबल के साथ अगर कोई इक्वल है और सेम डबल के साथ दूसरा कोई इक्वल है, पहला और दूसरा आपस में इक्वल होंगे। सेवेंथ एंड लास्ट एक्सियम है हमारा, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। और जो हम पीछे करके आए हैं वो सेम, उसमें डबल था, इसमें हाफ है। मतलब अगर कोई चीज़ है वही ए लेट कर लीजिए और उसका हाफ कर दीजिए और वो इक्वल है एक्स के, और वही सेम ए अपॉन हाफ जो है वो इक्वल है वाई के, तो ऑब्वियसली एक्स इक्वल्स टू वाई के ही होगा। सपोज आप ए मान लीजिए 10 है, तो 10 का 2 किया डिवाइड किया 5, तो ये 5 आ गया। तो ये 5 जो है वो x है, x भी 5 है, और ये इसको फिर से हम 10/2 करेंगे और ये 5 है, तो ये भी 5 आ गया। तो ऑब्वियसली x इक्वल्स टू वाई के हो गया जी। तो ये थे हमारे 7 एक्सियम्स जो कि हमें इक्वलिड मैथमेटिशियन ने दिए हैं, जिनको पूरी की पूरी मान्यता प्राप्त है। ये रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को प्रॉपरली माना गया है और मैथमेटिक्स की अदर ब्रांचेस को भी अदर ब्रांचेस ने भी इनको माना है, लाइक ज्योमेट्री के अलावा जो बाकी की जो रह जाती हैं, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, अदर जो भी ब्रांचेस मैथ्स की आती हैं वो सभी में इनको मान्यता प्राप्त है। तो अभी हम करने जा रहे हैं पोस्टुलेट्स, जो सिर्फ एजम्पशन के ऊपर बेस्ड है और सिर्फ ज्योमेट्री में ही उनको मानने का दावा किया गया है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी वन अनदर पॉइंट। मतलब सपोज अगर आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए, और इस पॉइंट से कहीं से भी आप एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। इस पॉइंट से आपको, आप यहाँ से इधर को कर लीजिए, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कर लीजिए, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कर लीजिए। मतलब एक सिंगल पॉइंट से आप मैनी अदर पॉइंट्स के साथ जो है वो लाइन ड्रॉ कर सकते हो। स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट, किसी एक पॉइंट से, टू एनी वन अनदर पॉइंट, किसी और पॉइंट से जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये इसीलिए ज्योमेट्री तक ही सीमित है। ये पोस्टुलेट है नंबर 1। A terminated line can be produced infinitely। टर्मिनेटेड लाइन कौन सी होती है, जैसे सपोज हमारे पास एक लाइन है ऐसे करके, ठीक है, जो आगे बढ़ती जा रही है, और एक
उसकी टर्मिनेटेड जो हम कह लेंगे इमेजिनरी लाइन आगे 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 बढ़ती जा रही है जिसके साथ एरो लगा हुआ है, तो वो इनफाइनाइटली प्रोड्यूस हो सकती है। मतलब आगे आपकी कॉपी, मेरा ब्लैक बोर्ड सब खत्म हो जाएगा और वो पता नहीं कहाँ तक जा सकती है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, सेकेंड पोस्टुलेट है, जिसमें हमारा जो टर्मिनेटेड लाइन है वो कहीं पे भी जाके एंड नहीं होती, वो इनफाइनाइटली बढ़ती ही जा रही है। थर्ड पोस्टुलेट सेज सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर और एनी रेडियस। सेंटर आएगा यहाँ पे, एनी सेंटर और एनी रेडियस, मतलब कहीं भी आप उसका सेंटर लीजिए और कितना भी आप रेडियस अपनी कंपास को इतना खोलिए, इतना खोलिए, इतना खोलिए, फिर से इतना खोलिए, जितना मर्जी खोलिए। सपोज आप इतना खोल रहे हैं तो यहाँ से इसका रेडियस हो गया और इसके ऊपर रख के इसको ऐसे करके आप एक राउंड बना देंगे, ठीक है जी। तो कहीं भी आप उसका सेंटर लेके अपनी मर्जी से कंपास को खोल के एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो और उसका रेडियस जो है वो कुछ भी ले सकते हो। ये भी उसका रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये सारे के सारे रेडियस है। इफ़ यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो रेडियस कहीं से भी लेंगे तो वो 5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। जो फोर्थ पोस्टुलेट है, ऑल द राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर आपका कोई भी राइट एंगल है वो इक्वली होगा दूसरे राइट एंगल के। ऑब्वियसली ये चीज़ें हमें बहुत आसान लग रही हैं क्योंकि ये सब चीज़ें हम उस युग में पढ़ रहे हैं जिसमें हम ऑलरेडी ये सारी चीज़ें इन्वेंटेड हैं। 90 डिग्री का एंगल हमें पता है, एक्यूट एंगल हमें पता है, ऑब्ट्यूज एंगल हमें पता है, स्ट्रेट लाइन एंगल हमें पता है, ठीक है। हमें ट्राइंगल का पता है, रेक्टेंगल का पता है, लाइन का पता है, लाइन सेगमेंट का पता है, रे का पता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बच्चों जैसी लग रही हैं, बट ये बेटा आपके करिकुलम में था इसलिए मैं ये करवा रही हूँ। और ये चीज़ें जो हैं हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। ये 1 मार्क में ये सिली क्वेश्चंस भी आपके पास आ सकते हैं और यही चीज़ें आपके मार्क्स बढ़ाने में हेल्प करेंगी। तो ऑल राइट एंगल, सपोज आपका ये राइट एंगल नहीं बना, थोड़ा टेढ़ा हो गया, दैट इज द राइट एंगल। अगर राइट एंगल ऐसे है, ये राइट एंगल के इक्वल है। अगर राइट एंगल ऐसे है वो भी इक्वल है। अगर राइट एंगल आपका ऐसे है तो भी राइट एंगल जो है वो इक्वल है। अगर वो राइट एंगल आपका ऐसे है तो भी वो राइट एंगल ही कहलाएगा, 90 डिग्री ही कहलाएगा। और ये सभी एंगल्स आपस में क्या हैं, बिल्कुल इक्वल हैं, राइट। सो इजी। ये है हमारा लास्ट पोस्टुलेट, थोड़ा लंबा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द 2 स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले यहाँ तक, अगर इफ अ स्ट्रेट लाइन, मैं साथ साथ में ड्रॉ कर देती हूँ। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द 2 स्ट्रेट लाइन, अगर आपके पास ये 2 स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और उनके ऊपर एक ऐसे स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है, ठीक है। द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट्स टेकन टुगेदर। सबसे पहले सेम साइड को छोड़िए, इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर है। जो इनके अंदर की तरफ, बीच की तरफ बन रहे हैं वो हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट्स। अब सेम साइड की बात सुनिए, सेम साइड ऑफ इट्स टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स। राइट एंगल कौन सा होता है? दिस वन इज अ राइट एंगल, जो बिल्कुल सीधा होगा। और जो इससे छोटा होगा राइट एंगल इससे छोटा, किधर को बन रहा है राइट एंगल छोटा? इधर छोटा बन रहा है। ये वाला तो 90 डिग्री से बड़ा हो गया, ये एंगल जो है 90 डिग्री से छोटा है, ये एंगल भी 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। तो जो सेम साइड पे राइट एंगल से छोटे एंगल्स बन रहे हैं, जिस लाइंस की साइड से दोनों छोटे एंगल बन रहे हैं, तो उन स्ट्रेट लाइंस को अगर आगे इनफाइनाइटली कहीं दूर जाके आपको उनको आगे प्रोड्यूस किया जाए, आगे की तरफ मिलाया जाए, तो क्या होगा, वो जो लाइंस हैं वो आपस में जाके कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी, वो मीट करेंगी। मीट ऑन द साइड विच सम एंगल लेस देन द राइट एंगल्स। मतलब जो 2 लाइंस हैं उनके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है और उसमें जो आपके इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, एक साइड पे 90, अगर हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस होती हैं और उसके ऊपर ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन कोई आती है, ठीक है, तो वो पैरेलल लाइन की बात की जाती है। बट इसमें स्ट्रेट लाइन की बात की थी, पैरेलल लाइंस की बात नहीं की। तो कोई 2 स्ट्रेट लाइंस हैं और उनके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है, उनके बीच में जो
इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, एक साइड 90 डिग्री से बड़ा बनेगा, एक साइड 90 डिग्री से छोटा बनेगा, और जिस साइड छोटा बनेगा वो साइड जो है आपस में जाके वो लाइन कहीं पे जाके इनफाइनाइटली जब मिलेंगी तो वो आपस में मीट करेंगी। ये था हमारा पोस्टुलेट्स 5, और इसी के साथ ही हमारा एक्सियम 7 एक्सियम और 5 पोस्टुलेट्स जो हमें यूक्लिड ने दिए हैं वो हम कर चुके हैं इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में। और जो आगे का हमारी एक्सरसाइज है वो हम ऑब्वियसली करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट। होप सो आपको सब समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही आसान था। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल के ऊपर जो वीडियोस हैं उनके जो लिंक्स हैं अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं सो दैट कि उनका भी भला हो सके। और कमेंट, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।